हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। क्लास किधर रह गई यार सारी? बहुत ही मठे हालात हो गए। 6 बच्चे वो सारे हैं क्लास में। बाकी क्लासेस में भी यही हाल होता है या बस इधर ही यहाँ पे यही हाल है लीगल सिस्टम में? बाकी तो कोई हो ही नहीं रही बिल्कुल भी। जो होती है सर उसमें बच्चे बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। जी बच्चों।
शुरू करें फिर? जी सर। हेलो। जी सर, करते स्टार्ट। यार आज हम लोगों ने एक केस को डिस्कस करना था। वो 200 केस की तरह ही था, जिस तरह तफीजुद्दीन केस था ना, वैसे ही 200 केस भी उसी की तरह ही था। मतलब उसकी अपनी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जब ये 1970s में मार्शल लॉ वगैरह लगे हुए थे, तो उन दिनों जो फैसले हो रहे थे ना, वो कुछ ऐसे फैसले थे कि जिसकी बेस के ऊपर अगर आप देखो कि पूरे पूरे के पूरे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस वो पता लगता था कि मार्शल लॉ वैलिडेट हो जाते थे या इस तरह की चीज़ें। अच्छा जी, ये 1970s का वाक़या है। इसमें जो है ना, मलक गुलाम जिलानी और अल्ताफ़ गौहर एडिटर डॉन, ठीक है जी, ये दो बंदे थे जिनको उठा लिया गया था। ठीक है, तो इनके लिए जो है इनकी बेटी ने और इनकी बीवी ने, जो मलिक गुलाम जिलानी साहब हैं, ये वकील थे। इनकी जो बेटी थी आसमा जिलानी, ठीक है, जो आपको पता बड़ी ह्यूमन राइट की भी चैम्पियन थी, और मतलब सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी नहीं है, और मतलब काफ़ी उनके पास जो है वो मिजाज रहे हैं। दूसरे नंबर पे उस दौर में अल्ताफ गौहर था, ये डॉन का एडिटर था। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब डिक्टेटरशिप का दौर आता है तो हर चीज़ जो है उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है। हर तरह का जो इजहार ख्याल होता है ना, वो जुर्म समझा जाता है, और किसी भी किस्म की जो है वो आप अपनी राय नहीं दे सकते, गवर्नमेंट को के खिलाफ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और स्पेशली जो कि गवर्नमेंट में होती ही आर्मी है, उसको डील कर रही होती है, तो आप उसको भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो जो बंदा क्रिटिसाइज करता है, फिर आपको पता है मुख्य तरीके से उनके ऊपर बार्स लगा दी जाती हैं। अभी रिसेंट भी आपने सुना होगा कि एक सहाफ़ी जो था उसको उठा लिया, तो समझा बुझा के जो है उसको फिर अगले दिन उसे वापस भी छोड़ दिया। तो ये दौर था। इसमें जब उन दोनों को उठा लिया गया, तो जो आसमा जलानी जो हैं, इधर से उन्होंने अपने वालिद साहब के लिए, और उधर से जो उनकी अल्ताफ़ गौहर साहब की जो बेगम थी ज़रीना गौहर, ठीक है, उन्होंने दोनों ने रिट्स की, हेबियस कॉर्पस की, ठीक है। जो आसमा जलानी थी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट की, ठीक है, और जो ज़रीना गौहर थी उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में रिट की। हेबियस कॉर्पस की मैंने आपको बताया था कि जो रिट होती है, ये होती है कोई किसी बंदे को अदालत में पेश करवाने के लिए, कोई बंदा ढूंढ के लाने के लिए, ठीक है। अक्सर अमूमन ऐसे होता है कि कुछ बंदे गायब हो जाते हैं, ठीक है, पुलिस गायब कर लेती है, या कोई दूसरी पार्टी गायब कर लेती है, ठीक है, या कोई एजेंसियां गायब कर लेती हैं। तो उस सूरत में जो है वो उसको बरामद करके अदालत में पेश करने के लिए जो है ना, वो जो रिट की जाती है वो हेबियस कॉर्पस होती है। तो इस दौर में जो था ना, उन्होंने दो बंदे जो थे उनको उठा लिया।
दोनों का मैंने आपको बताया कि एक डॉन के एडिटर थे, उनकी बीवी जरीना कोहर ने रिट की थी सिंध हाई कोर्ट में, और दूसरी जो थी वो आसमा जिलानी थी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में उसकी रिट की थी। ठीक है जी, तकरीबन ये इनको यहिया खान ने जो है ना वो मार्शल लॉ के रूल नंबर 78 के तहत जो है इनको डिटेंशन में रखा हुआ था। ठीक है, तो मतलब आपको मैंने पहले भी बताया कि जब कोई डिक्टेटर जो है वो किसी भी किस्म का इनिशिएटिव लेता है या किसी भी किस्म का कोई फैसला करता है, तो डिक्टेटर को कोई बंदा पूछने वाला नहीं होता। डिक्टेटर जब किसी भी किस्म का कोई फैसला करता है या किसी भी बंदे को उसके खिलाफ आवाज़ नहीं होती, तो ज़ाहिर बात है उसने उससे तो नहीं करना था। तो एक ने लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता कर लिया, एक ने सिंध हाई कोर्ट से रब्ता कर लिया। ठीक है, तो खैर से जो है उस टाइम के लाहौर, अब वही मैंने आपको बताया ना कि हमारी जो जुडिशरी है ये अगर अपना काम सही वक्त पे कई जगहों पे कर लेती तो आज शायद हालात काफ़ी बेहतर होते हैं। लेकिन ये हर दफ़ा जो है ज़ाहिर बात है ये भी बेचारे जजेस हैं, ये कोई ट्रेंड कोई कमांडो तो नहीं है या कोई फौजी तो नहीं है जो कहें कि जी हम मरने लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हर दफ़ा ही सामने आर्मी खड़ी होती है और आर्मी के सामने तो कोई कोई इदारा भी जो है वो नहीं टिक सकता जब आपके सामने आर्मी आ जाती है। तो वहाँ भी यही केस था, वो इन्होंने रिटें की, हाई कोर्ट ने, दोनों हाई कोर्ट्स ने कह दिया कि जी हम तो इन रिट्स को एंटरटेन ही नहीं कर सकते, हमारे पास तो मतलब ये इख्तियार ही नहीं है। जिन बंदों को मतलब इस ऑर्डर के तहत इस रूल के तहत आप लोगों ने उठाया है, हमारी तो एसओपी नहीं है। मतलब ये देखो कि जब मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला केस था तब इन्होंने ब्लंडर मारा, नज़रिया ज़रूरत और डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी और वो कैल्सन थ्योरी जो है इन्होंने पेश कर दी। ठीक है, उसके बाद जब डोसो का केस हुआ, ठीक है, तब इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी करके इन्होंने कहा जी, एक जगह इन्होंने कहा कि सिकंदर मिर्ज़ा ठीक कर रहा है असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके। ठीक है, एक दफ़ा इन्होंने कहा जी कि जो डिक्टेटर है वो मुल्क की हालात के लिए और इनकलाब अगर जो है वो सिंपल हो, खूनी ना हो, तो हर चीज़ वैलिडेट हो सकती है। यहाँ पे अब मतलब सीधी सी चीज़ें थी, ये इनको इंटरटेन कर लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कहा जी कि हम तो नहीं कर सकते क्योंकि मार्शल लॉ एक तरीके से लगा हुआ है, तो हम तो इस चीज़ को इंटरटेन नहीं कर सकते। अच्छा जी, इन्होंने रिट कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने रिट की आसमा जिलानी साहिबा ने, तो इन्होंने सहारा लिया डोसो केस का, और डोसो केस में इन्होंने वो कैल्सन थ्योरी और वो सारा इन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि जी ज़रूरत के तहत जो है किसी भी आप जो है मुल्क का कोई जो लॉ है या कोई रूल है वो तब्दील किया जा सकता है। जिस पे जो जज साहब हैं वो बड़ा बरहम हुए और उन्होंने मतलब बड़ी पहले नंबर पे तो उन्होंने डोसो के केस को एज एन एग्जांपल लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जज की या अदालत की डिस्क्रिशन होती है कि वो किसी केस को ले या किसी केस की मतलब किसी केस की जो अ, आप कह लें कि एक्सेप्ट करे या ना करे। एग्जाम्पल जो है किसी केस का कस्टम जो है, तो ये अदालत की एसओपी है, ये अगर अदालत नहीं करती तो फिर इसमें आप अदालत इसके लिए माइंड नहीं होती कि वो आपने कोई के दिया है तो अदालत ने उसको मानना ही मानना है। ठीक है, किसी थ्योरी को अदालत का अपनी डिस्क्रिशन होती है। तो उसने ना सिर्फ ये हुक्म दिया कि दोनों बंदे जो हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है, एक गुलाम जिलानी साहब और दूसरे जो हैं अल्ताफ गौर साहब, इनको हुक्म दिया उस दौर का जो है कि इनको इनकी डिटेंशन ख़त्म की जाए और इन्हें बाहर लाया जाए। और साथ में बड़े उसने उस दौर में आर्मी के ख़िलाफ़ बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उसने कहा कि मतलब ये कोई आर्मी ऐसी तो नहीं है या कोई ऐसा रूल तो नहीं है जिसने पाकिस्तान को फतह किया हो, या ये कोई ऐसे यहिया खान ऐसे जर्नैल तो नहीं है जो पाकिस्तान के ऊपर जिन्होंने कब्जा कर लिया हो। तो ये कैल्सन थ्योरी और ये पहली बात तो इन थ्योरी, अब देखो कि कितने कुछ साल पहले जो है इसी की बेस पे फैसले हो रहे हैं। ठीक है, इसी की बेस पे, और अब कुछ साल बाद जो है जज साहब थोड़े माशाल्लाह अक्लमंद थे, जज साहब ने अपना रोल दिखाया। तो जज साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी ये वाली थ्योरी जो है लाजमी नहीं है कि हम हर थ्योरी माने, हम डिस्क्रिशन, हमारा अपना डिस्क्रिशन है, हमारी अपनी विल है, हमारी अपनी चॉइस है कि हम हालात को देखें। हालात को देखने के मुताबिक अगर हमें अंडरस्टैंडिंग लग रही है किसी एक डिसीजन की,
तो हम वो दे सकते हैं। तो इसमें फिर ना सिर्फ उन दोनों को उन्होंने आज़ाद करने का हुक्म दे दिया, तब तक ये इसकी हुकूमत आ गई थी। चीफ मिलिट्री लॉ, क्या नाम है, चीफ मार्शल लॉ जो है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, वो याहिया खान चला गया था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आ गए थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो है ना, उन्होंने कहा था कि जी आप इन दोनों को जो है ना, एक तो ये नज़रिया ज़रूरत जो है इस केस को जो है वो हम नहीं मानते, ठीक है। और उस वक्त के CMLA जो थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उन्होंने कहा कि जी आप जो बंदे ये दोनों हैं ना, इनको हर हाल में आप रिहा करें। हाँ जी, और मतलब उन्होंने कहा जो कोर्ट जो है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी केस जो है ना उसको सुन सके। मतलब ये क्या बात हुई कि मार्शल लॉ लग गया तो जी कोर्ट जो है वो किसी भी ऐसे केस में समाप्त नहीं कर सकती जो 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 मार्शल लॉ को करता है। मतलब देखो, मतलब कैसे ड्रैकोनियन लॉज होते थे और क्या वो चीज़ें करते थे। ना सिर्फ मीडिया पे पाबंदी होती थी, बल्कि अदालतों पे भी पाबंदी होती थी। फिर वही बात है कि कुछ लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अब ये आप देखो कि जब ये वाले मुशर्रफ ने मिलिट्री कॉप किया था, तो उस वक़्त क्या हुआ था कि मतलब अगर अदालत खड़ी हो जाती उसी वक़्त साथ, मतलब पहले ये लोग डर जाते हैं या सो जाते हैं, बाद में फिर इनकी आँखें खुलती हैं, ठीक है। मतलब पहले जब उसने डराया धमकाया, ठीक है, जब उसने नवाज़ शरीफ की हुकूमत उसने ख़त्म की है और वो खुद आया, तो माशाल्लाह उसी वक़्त अगर ये थोड़ी हिम्मत दिखाते तो ये मुशर्रफ का रूल ख़त्म कर सकते थे। लेकिन नहीं, मुशर्रफ साहब ने जो है वो PCO के तहत कहा जी आप हलफ़ लें और मेरा जो मार्शल लॉ है उसको आप वैलिडेट करें। आप ये कैल्सन थ्योरी और ये सारा नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है इस चीज़ को आप करें कि जी जो मार्शल लॉ जो है वो बगैर खूनी इनकलाब के आ जाता है, उसका आना बिल्कुल वैलिड है। तो यहाँ पे भी वो हुआ, जजेस ने माशाल्लाह एक से बढ़कर एक जजेस ने जो है वो PCO के तहत हलफ लिए हैं और वो ऐसे सिलसिला चलता आ रहा है। तो यही बात है कि ये लोग अगर इदारे वक्त के ऊपर जागे और अपना काम करें तो मुल्क को ये वाले हालात तो ना देखने पड़े। तो ये मैंने आपको ये आसमा जिलानी केस जो है ये मैंने आपको सारा ही बताया है। मलक गुलाम जिलानी उनके वालिद साहब थे, अल्ताफ़ गौहर की सब सॉरी एडिटर थे डॉन में, ठीक है। दोनों के खिलाफ ही उनको कुछ ग्रजेस थे उस वक्त के आर्मी डिक्टेटर को। उसने रूल नंबर 78 के तहत जो है वो मार्शल लॉ के उन दोनों को जो है वो क्या कहते हैं डिटेन कर लिया, ठीक है। और उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मार्शल लॉ चल रहा हो तो ये किसी इदारे का या किसी बंदे का भी जो है ना वो मार्शल जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड ही होते हैं। उसके पास मतलब कोई ख़ास इख्तियार नहीं होते, और ख़ास तौर पर ज़बानबंदी होती है। और आप किसी किस्म की कैंपेन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। अगर आप वो करते हो तो वो मुल्क के ख़िलाफ़ ली जाती है। अब ये आगे पीछे तो आप हर तरीके से अपना कर सकते हो, एहतजाज कर सकते हो, लेकिन ये एक अजीबो-गरीब बात है कि मार्शल लॉ के दिनों में जब आप करोगे तो वो बात मुल्क के खिलाफ ली जाएगी। हाँ जी, मैं ये इससे कोई रिलेटेड आप लोगों ने अगर कोई सवाल करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ जी, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर है तो पूछ लें आप, आसमा जिलानी केस से रिलेटेड। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर, अगर मार्शल लॉ के दिनों में किसी पे कोई केस होता है, मतलब किसी को जिस टाइम इनको डिटेन कर दिया गया था, इनको अंदर कर दिया गया था, तो मार्शल लॉ जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जो
मार्शल लॉ के आर्टिकल्स वगैरह या उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन उसका अपना था, तो क्या वो तब नाफिज होगा या क्या होगा उसका? तो यार बाद में बात कर लेंगे, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। ये मुझे क्वेश्चन जरा दोबारा पूछना, मुझे ना समझ नहीं आ रहा। सर मैं ये कह रही हूँ कि जिस टाइम पे मार्शल लॉ लगा होगा तो मार्शल लॉ के कुछ अपने आर्टिकल्स वगैरह, अपने रूल्स वगैरह होते हैं ना, तो उसके तहत अगर किसी बंदे को मतलब डिटेन कर दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है, तो जब मार्शल लॉ खत्म हो जाएगा तो फिर उस बंदे के ऊपर वो वाले आर्टिकल्स अप्लाई होंगे या क्या होगा बाद में, नहीं जब वो मार्शल तो लॉ ही जाहिर बात है, खत्म? जब मार्शल लॉ जब खत्म होता है तो फिर वो आर्टिकल्स भी जाहिर बात है वक्त के साथ वो भी खत्म हो जाएंगे। वो तो सिर्फ उस वक्त को, जिस तरह ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये दो बंदे जो इन्होंने डिटेन किए हुए थे, ये मार्शल लॉ के तहत ही इन्होंने डिटेन किए हुए थे। मतलब इसमें इनका मार्शल लॉ का रूल नंबर 78 जो था यहिया खान ने, उसके थ्रू इनको डिटेन किया हुआ था। तो वो तो सिर्फ उनकी जब तक जरूरत होती है वो तब तक करते हैं, जब मार्शल लॉ गया। और ये एक बात है कि मार्शल लॉ का कोई भी रूल जो है ना, जो एक लकीर खींच दी जाती है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वो मतलब लोग नहीं उसको तोड़ सकते। सर और ये जो दो लोग थे इनको डिटेन किया क्यों था, कोई रीजन होगी? रीजन यही है कि एक वकील साहब थे, वो एक्टिव थे मार्शल लॉ के खिलाफ, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, ठीक है। और दूसरी तरफ जो थे वो अपना एडिटर साहब थे डॉन के। तो अभी इसमें तो आपको फिर समझ आई गई होगी कि उन दोनों को डिटेन करने के पीछे क्या वजूहत होंगी। जी सर। अभी ये तकरीबन पिछले महीने भी एक आपको पता साफी इन्होंने उठाया है, तो वो जरा उसको सिर्फ इन्होंने डरा धमका के, उसकी सारी स्टोरी है, वो बड़ा खुला डुला वो बोलता था। तो उसको आप, वो अपनी बेगम को वो स्कूल लेके गया तो उसको वहाँ से इन्होंने उठाया। तो अभी तक मतलब वो वारदात जो है वो बताता, जो जिस तरीके से उसके साथ हुई है, उसको डरा धमका के वापस तो छोड़ दिया है। लेकिन ये है कि आप कोई भी बंदा जो है वो खास तौर पे, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो यही इसका एक खूबसूरती होती है ना, कि हर बंदा जो है वो इसके खिलाफ बोल सकता है, मुल्क की पॉलिसीज के खिलाफ बोल सकता है, हुक्मरानों की पॉलिसीज के खिलाफ बोल सकता है जो सही गलत हो रहा है। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। उसमें आप जो बंदा मुल्क की पॉलिसीज चला रहा है ना, किसी चैनल को इजाज़त नहीं होती कि मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ कोई भी चैनल जो है वो अपना वर्जन दे सके। ओके सर, थैंक यू। चलें, आज ये हमने तकरीबन 3 मेरे ख्याल में केसेस डिस्कस कर लिए हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन 200 केस, आसमा जिलानी केस। कल मैं और देखता हूँ अगर कोई आप लोगों के लिए कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होती है तो कल हम लोगों का तकरीबन आखिरी लेक्चर ही होगा, तो उसको डिस्कस कर लेंगे और कुछ आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जी सर, आज वो सिलेबस भी फाइनलाइज करना था, कल हमने आपको अपने 5 टॉपिक सेंड किए थे। हाँ जी, वो मैंने अभी आप लोगों के टॉपिक्स देखने हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं आज ही आपको ना सेंड कर दूंगा सबको। ठीक है सर, आप भी प्लीज 5 ही चूज कीजिएगा, 10 हो जाएंगे टोटल। हाँ मैं वो देख लूँगा इंशाल्लाह, इसको मैं अपने तरीके से देख के ना फिर मैं आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है। जी सर। चलो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।